गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका सभी का आपके अपने चैनल सक्सेसगढ़ में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज अपन राजस्थान के इतिहास में अगला टॉपिक पढ़ते हैं। कल अपन ने जो क्लास ली थी उसमें अपन ने प्राक ऐतिहासिक काल का जनरल व्यू समझा था और उसके बाद में दो स्थल, राजस्थान के पुरातत्व के दो स्थल अपन ने समझे थे। एक था गणेश्वर, एक था आहड़। आज अपन तीसरा स्थल समझते हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, इससे जो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा स्थल है कालीबंगा। आज अपन पढ़ेंगे कालीबंगा। उसके बाद में अपन कालीबंगा के बाद में पढ़ेंगे अपन बैराट और बैराट के बाद में पढ़ेंगे बागोर। ठीक है, आज अपने इस क्लास में तीन स्थल पढ़ेंगे। चलिए तो आपको बताता हूँ मैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष 1952 में। उत्खनन करता कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कब की? 1952 में। उसके बाद में इसका उत्खनन, दो बार इसका उत्खनन हुआ है। एक बार, प्रथम बार इसका उत्खनन किया था ब्रजवासी लाल ने, उसने किया था 1961 में। दूसरी बार, सेकंड बार इसका जब उत्खनन हुआ था वो किया था बालकृष्ण थापर ने, वो किया था 1969 में। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है? स्थिति है हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। जो कालीबंगा है वो कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में है और घग्गर नदी के किनारे पे है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखना। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। उसके बाद में जो घग्गर नदी है, वो घग्गर नदी एक तरह से सरस्वती नदी का रूप मानते हैं उसको, जो विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद में अन्य नाम। कालीबंगा को और क्या कहते हैं? दीनहीन स्थिति। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता, शाब्दिक अर्थ होता है काली
चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। कालीबंगा एक किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। उसके बाद में कालीबंगा को दीनहीन बस्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि कालीबंगा में जो जो शुरू के जो बस्ती है वहां पे जो नगर टीला मिला है, उस नगर टीले में कच्ची ईंटों के मकान थे और मकान काफी गरीब। ऐसा लगता था जैसे उस मकान और वहां के जो साक्ष्य मिले उनको देख के कि शुरुआत में यहाँ के जो नगर के वासी हैं वो काफी गरीब वगैरह रहे होंगे, इसलिए इसको कहते हैं दीनहीन बस्ती। धन धान्य से संपन्न नहीं था शुरुआत में। उसके बाद में जो कालीबंगा है, कालीबंगा को 5 भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। शुरुआती 2 भाग या शुरुआत के जो 2 भाग हैं, 2 वहां पे परत मिली है, वो एक तरह से प्रागैतिहासिक काल की है और 3 भाग और जो 3 भाग हैं वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के। कालीबंगा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है और सबसे ज्यादा जो वस्तुएं प्राप्त हुई है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है राजस्थान में। अभी अपन एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अपन वहां पे क्या क्या मिला है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का शब्द है। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1952 में। उत्खननकर्ता कौन है? प्रथम बार उत्खनन किया ब्रजवासी लाल ने 1961 में। उसके बाद में किया बालकृष्ण थापर ने 1969 में, 1969 में। स्थिति कहाँ है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अन्य नाम क्या है? दीनहीन बस्ती। और 5 स्तर में इसको विभाजित कर सकते हैं। इसके 2 भाग पाषाण युग के हैं और 3 भाग हड़प्पा कालीन है। मतलब ये नगर काफी लंबे समय तक अस्तित्व में रहा था। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आपको मैं कालीबंगा की स्थिति बताता हूं कि कालीबंगा में क्या चीजें मिली और कैसे कैसे मिली। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं। ये 2 टीले मिले हैं। टीले मतलब 2 अलग अलग जगह जहां पे लोग बाग रहते थे। ठीक है। पश्चिम में जो था उसको कहते हैं दुर्ग टीला। पश्चिम में था जो, उसको कहते हैं दुर्ग टीला। और एक टीला मिला है वो था नगर टीला, पूर्व में, और ये पश्चिम में।
जो दुर्ग टीला होता था, उस दुर्ग टीले में कौन रहता था? उस दुर्ग टीले में रहता था प्रशासनिक वर्ग। और जो नगर टीला था उसमें जो आम जनता होती थी वो रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग जहाँ पे भी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा तीनों जगह से 2 टीले मिले। एक टीला नगर टीला जहाँ पे सामान्य जन निवास करते थे, और एक था दुर्ग टीला। दुर्ग टीले में क्या था? प्रशासनिक वर्ग निवास करता था। दुर्ग टीले में अन्नागार बने हुए थे। दुर्ग टीले में क्या बने हुए थे? बड़े बड़े अन्नागार थे। दूसरे नंबर की वो है अन्नागार, ठीक है। हड़प्पा का अन्नागार सबसे बड़ा मिला है। सिर्फ एक धोलावीरा एक ऐसी जगह जहां पे 3 टीले मिले हैं, बाकी सब जगह 2 टीले मिले हैं। तो ये इसका टीले का स्ट्रक्चर था। एक दुर्ग टीला था, एक नगर टीला था। अब यहां से जो कालीबंगा से जो मकान प्राप्त हुए हैं वो किस तरह के थे? ये देखिएगा, ये एक मकान है, ये मकान का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार से सीधा कभी भी अंदर का मुख्य बरामदा या चौक नहीं आता था। मुख्य द्वार के सामने एक दीवार होती थी जिसको अपन गली बोल सकते हैं। घर के अंदर एक दीवार होती थी और ये यहां से जाके यहां से जाना होता था। यहां पे कमरे बने होते थे और यहां पे रसोई, स्नान घर और उसके बाद में यहाँ पे एक कुआं होता था, ठीक है। जो ये स्नानघर होते थे और रसोई होती थी, यहाँ से एक पतली नाली होती थी, वो निकलती थी जो नगर की मुख्य नाली में मिलती थी। और नालियां हमेशा ढकी हुई होती थी। जो नाली होती थी वो होती थी ढकी हुई। ये इसके सिंधु घाटी सभ्यता या कालीबंगा की आप मकान का स्ट्रक्चर ऐसा होता था। सबसे पहले मकान होता था, ये इसका मुख्य द्वार। मुख्य द्वार सीधा घर के मुख्य आंगन में ना खुल के उसके सामने एक मुख्य द्वार के सामने एक दीवार होती थी। इस मुख्य द्वार के सामने एक दीवार होती थी और फिर घूम के अपन इसके मुख्य आंगन में आते थे। मुख्य आंगन में आने के बाद में ये कमरे होते थे। उसके बाद में मुख्य कमरे के बाद में यहाँ पे होता था रसोई घर। रसोई घर के पास में होता था स्नानघर और स्नानघर के बाहर मुख्य आंगन के अंदर एक कुआं होता था। जो घर के अंदर की नाली थी वो मुख्य नाली से जुड़ी हुई होती थी और नालियां किसकी बनी होती थी? लकड़ी की नाली।
नकली लकड़ी की नाली बनी हुई होती थी। ये जो मुख्य नाली थी, ये गांव में एक पानी का रिसाइकलिंग का टैंक होता था। पानी का एक टैंक होता था जहां पे ये जाके इकट्ठा होता था और यहां से पानी रिसाइकल होता था। तो ये वहां के स्ट्रक्चर थे। एक यहाँ पे 2 मंजिला मकान भी प्राप्त हुए और 2 मंजिला मकान में ऊपर से नीचे पानी लाने के लिए जो पेड़ों के तने होते थे उनको बीच में से काट के पाइप के रूप में काम में लिया जाता था। पेड़ों के खोखले तनों को पेड़ों के तनों को अंदर से खोखला करके उनको पाइप नुमा पानी की निकासी के लिए उपयोग किया जाता था। तो कालीबंगा और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या थी? ढकी हुई नालियां, उपयुक्त नगर में नाली की पानी निकासी की व्यवस्था, ईंटों के मकान, 2 मंजिला मकान, नालियां ढकी हुई और हर घर में कुआं और पानी का जो गंदा पानी था उसका रिसाइकल होके उसको यूज में लिया जाता था। ये स्ट्रक्चर आप बना लो या फिर स्क्रीनशॉट खींच लो। अगर कोई स्टूडेंट आरएस मेंस दे रहा है और उसमें कालीबंगा आता है और आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपने एक पुरातात्विक स्थल है हड़प्पा या हड़प्पा कालीन जो स्थल है वहां के आपने एक चीज सुनी होगी, ऑक्सफोर्ड सर्कल पद्धति या समकोण ग्रिड पद्धति। वो क्या होती है वो समझाता हूं मैं आपको। समकोण ग्रिड पद्धति या इसको क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कल या ऑक्सफोर्ड सर्कल पद्धति या समकोण ग्रिड पद्धति क्या होती है? ये सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कों की व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। मुख्य मार्ग
ये ऑक्सफोर्ड सर्कस व्यवस्था है। जैसे इधर थी इधर ही ऐसे। इसमें क्या होता था, ये होता था मुख्य मार्ग, ये होता था तो आप ये बात देखिए, यहाँ पे जो सड़कें हैं चाहे द्वार है, ये देखो, ये घरों के सामने जो सड़कें होती थी वो है। उसके अलावा ये होती थी अपने फीडर, फीडर सड़क जिसको बोलते हैं, जो आपस में मुख्य सड़क तक जाती है। तो ये मुख्य सड़क तक जाती थी, और जो भी मुख्य सड़क और जो फीडर रोड होती थी वो आपस में 90 डिग्री पे काटती थी। ये देखो 90 डिग्री पे काट रही है, ये देखो 90 डिग्री पे काट रही है। तो इसको, इस पद्धति को बोलते थे समकोण ग्रिड पद्धति, और कोई भी गली बंद नहीं होती थी। और जो जो मकान होते थे, घर होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, कालीबंगा के, कहीं के भी, वो कभी भी उनके मुख्य द्वार मुख्य सड़क पे ना खुल के हमेशा गली में खुलते थे। जो सहायक सड़कें होती थी उस पे खुलते थे। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति। ठीक है, ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। खूब बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऑक्सफोर्ड सर्कस है, नीचे ऑप्शन आता है सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क पद्धति, सिंधु घाटी सभ्यता की अन्न रखने की पद्धति, सिंधु घाटी सभ्यता की नाली मतलब जल निकासी पद्धति, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आईएएस तक में क्वेश्चन आया हुआ है, ऑक्सफोर्ड पद्धति किसको कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। आप एक बार इसको ध्यान देख लेंगे तो इसको आपको याद हो जाएगा। जैसे इधर बना हुआ है वैसे ही उधर भी बना हुआ होता था। जो मुख्य सड़क होती थी उसको कहते थे, मुख्य मार्ग होता था उसको जनपद कहते थे। क्या कहते थे? जनपद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कालीबंगा की विशेषताएं। कालीबंगा की विशेषता क्या है? जुते हुए खेत प्राप्त हुए, एक अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। इसको अपन अग्नि वेदिका या हवन कुंड, शेल्टर, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, जुते हुए खेत प्राप्त हुए, अग्नि वेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद में है बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरें कहाँ पे होती थी? मेसोपोटामिया में होती थी। और यहाँ पे भी मिली है, मतलब कालीबंगा का जरूर वहां से व्यापारिक संबंध रहा होगा। उसके बाद में
व्याघ्र अंकित सिक्के प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कैसे पता चला? भूकंप के जो दीवारें हैं उन पे, दीवारों पे दरार आई हुई है, तो उससे पता चलता है ये जरूर भूकंप से आई होगी। इसके बाद में सिक्कों और दीवारों पे स्वास्तिक के साक्ष्य मिले, और स्वास्तिक के साक्ष्य मिले, इससे क्या पता चलता है कि वहां के लोग जादू टोना और उसके अलावा वास्तु को मानते थे या उन्हें उसका ज्ञान था। तो कालीबंगा की विशेषता क्या क्या है? जुते हुए खेत प्राप्त हुए, अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है। जूते हुए खेत कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। अग्निवेदिका के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। दो ही जगह से खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के सिंधु घाटी सभ्यता मिले, एक कालीबंगा और एक लोथल। ठीक है। इसके बाद में बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है जो मेसोपोटामिया के से संबंध बताती है। ठीक है। व्याघ्र अंकित सिक्के प्राप्त हुए, जो सिक्के प्राप्त हुए उन पे क्या? व्याघ्र की आकृति छपी हुई थी, अंकित थी। भूकंप के साक्ष्य मिले, कैसे पता चला? दीवारों पे दरारें मिली है, उससे पता चलता है भूकंप के साक्ष्य हैं। सिक्कों व दीवारों पर स्वास्तिक के चिन्ह अंकित थे, जिससे पता चलता है अपन को यहाँ के लोग जादू टोना और वास्तु में विश्वास रखते थे। चलिए इसके आगे, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा मिली है, इससे अपने को क्या पता चलता है कि उस टाइम हड़प्पा कालीन सभ्यता में ही शल्य चिकित्सा की व्यवस्था थी। चलिए आगे चलते हैं। अगली विशेषता देखिए, अलंकृत व चित्रित ईंटों से बने आंगन प्राप्त हुए हैं, जो इस सभ्यता के समृद्धि के द्योतक हैं। अलंकृत व चित्रित ईंटों से बने आंगन प्राप्त हुए हैं। इससे क्या मिलता है कि भाई जब घर के आंगन ही अलंकृत और चित्रित थे, मतलब वहां के लोग श्रमद्ध थे। अब आप कहेंगे आपने शुरू में तो कहा दीनहीन सभ्यता है और अब बोल रहे हो चित्रित आंगन मिले और श्रमद्धी का द्योतक है, ये कैसे हो गया? मैंने आपको शुरू में बताया था जो कालीबंगा है वो 5 स्तरीय वहां पे सभ्यताएं मिली है, उसमें से शुरू के 2 स्तर जो प्रागैतिहासिक काल के उसके और उसके बाद में हड़प्पा काल के। तो जैसे जैसे कालांतर में इस सभ्यता का विकास होता रहा और जब ये सभ्यता अपने चरम पर थी तब यहाँ पे चरम पे थी तब यहाँ पे श्रमद्धी हुई। कोई अपने व्यक्ति है वो गरीब है तो जिंदगी भर गरीब रहेगा, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। शुरुआत में वो गरीब था, शुरुआत में यहाँ की जो स्थिति थी वो दीनहीन थी, इसलिए इसको दीनहीन सभ्यता कहा गया। और जब ये अपने चरम पे पहुंची सभ्यता तब यहाँ से अलंकृत व चित्रित ईंटों से बने आंगन प्राप्त हुए, जिससे ये पता चलता है कि इस सभ्यता में
उस टाइम धोतक था। अब आप खुद ही देख लीजिए, अपने आज के टाइम में अपने यहाँ पे अपने नगरों में नालियां ढकी हुई नहीं है। उस टाइम की जो नगर में जल निकासी वो था व्यवस्था, वो एकदम पानी को रिसाइकल करते थे, वो नालियां सारी ढकी हुई होती थी, सारे घर जो सड़कें होती थी वो समकोण ग्रिड पे थी। तो मतलब कितने व्यवस्थित घर हुए होंगे, या कितनी नगरीय व्यवस्था उस टाइम की कितनी एकदम सुदृढ़ होगी। तो ये आप खुद सोचिए, ऊपर से सेकंड मंजिल से अगर कोई नीचे पानी डाल रहा है तो डायरेक्ट पानी नहीं आ रहा है, उन्होंने पाइप लगा रखे थे, किससे बने हुए थे, लकड़ी के तने से बीच में से खोखला करके उन्होंने लकड़ी के वो बना रखे थे। तो ये सब यहाँ के समाधि के द्योतक है। ये देखो, कलश समाधान के साक्ष्य, यहां से कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। कलश समाधान कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि 3 तरह की समाधान पद्धति होती है। एक होती है पूर्ण समाधान पद्धति, जिसमें अपन व्यक्ति को उनके प्रिय चीजों के साथ में जमीन के अंदर दफना देते हैं। जो कलश समाधान, या इसको एक और बोलते हैं अर्ध समाधान। ठीक है, इस कलश समाधान और अर्ध समाधान क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब वो पशु पक्षी उसको खा लेते हैं, उसके बाद में जो उसके अवशेष बचते हैं, उनकी हड्डियां बचती है, उसको एक कलश में डाल के उस कलश को जमीन में दफना देते हैं, उसको कहते हैं कलश समाधान। और तीसरे तरह की पद्धति होती है दाह संस्कार, जो हिंदू उसमें होता है, समाज में होता है आज के टाइम में, जब व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसको अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। ये 3 तरह के समाधान पद्धति होती है। कालीबंगा से तीनों तरह के समाधान पद्धति के साक्ष्य मिले, परंतु मुख्य क्या है, कलश समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिले, जो लगभग हर जगह नहीं मिलते। इसके बाद में भूकंप मैंने आपको बता ही दिया, अलंकृत व ईंटों से बने आंगन बता दिए मैंने आपको। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। अब एक नोट लगा के एक चीज लिखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। अपने यहाँ के एक बहुत बड़े लेखक रहे हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी। 2 राजधानियां इसके अलावा जो हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियां कहलाती है, वो क्या कहलाती है, हड़प्पा शहर खुद और मोहनजोदड़ो। और तीसरी राजधानी किसको कहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, कालीबंगा को। ये आपको याद रखना है, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है और आरपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद में एक और लिखिएगा, स्टुअर्ट पिगट यहाँ पुरोहितों का शासन। एक लेखक हुए स्टुअर्ट पिगट, पुरातत्व के लेखक थे। इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार जो कालीबंगा में पुरोहितों का शासन रहा होगा। इन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि यहाँ से अग्नि वेदिका के स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए इन्होंने कहा यहाँ पे जरूर पुरोहितों का शासन रहा होगा। तो अपन कालीबंगा आपको मैंने अभी पढ़ाया,
तो कालीबंगा को एक बार अपन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 में। और कालीबंगा की खोज करने के बाद में उसके उत्खनन के कार्य किसने किए? उसके उत्खनन के कार्य दो जनों ने किए थे। एक किए थे बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर, एक ब्रजवासी लाल। ठीक है, पहले किसने किया था? ब्रजवासी लाल ने, उसके बाद में किया था बालकृष्ण थापर ने। उसके बाद में अपन ने तीसरी, इसके बाद में क्या चीज पढ़ी कि कालीबंगा में पांच स्तरीय सभ्यताएं मिलती है, जिसमें से शुरू के दो स्तर कहाँ के कहलाते हैं? प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल के, और नीचे उसके बाद में तीन जो स्तर हैं वो हड़प्पा कालीन कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या क्या मिले? यहाँ से अपने को सबसे पहले क्या मिले? जूते हुए खेत मिले। इसके बाद में यहाँ से क्या मिले? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले। इसके बाद में यहाँ पे क्या मिले? सिक्के मिले जिसपे व्याघ्र की प्रतिमा चित्रित थी। उसके बाद में यहाँ से क्या मिले? कलश समाधान के साक्ष्य मिले। उसके बाद यहाँ पे अलंकृत चित्रित ईंटों से बने आंगन मिले जो इस सभ्यता के संबंधी के द्योतक हैं। इसके अलावा यहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है, जो कहाँ की है? मेसोपोटामिया की है। इससे क्या पता चलता है कि जरूर कालीबंगा का संबंध मेसोपोटामिया से रहा होगा, व्यापारिक संबंध रहा होगा। उसके बाद में अपने को इसके बाद में और क्या मिला है यहाँ से? यहाँ की उसके बाद में मैंने आपको ऑक्सफोर्ड ग्रिड पद्धति बताई। ऑक्सफोर्ड ग्रिड पद्धति क्या है? जो सड़कें, मुख्य मार्ग और जो उनकी फीडर रोड होती है या उनकी सहायक सड़कें होती है, वो आपस में 90 डिग्री पे जब सड़क मिलती है तो सड़क को ऑक्सफोर्ड सर्कस मार्ग कहलाती है। ठीक है ना। उसके बाद में आपको मैंने यहाँ के मकान का स्ट्रक्चर बताया था, तो क्या हुआ था? सीधा मुख्य द्वार के सामने क्या होती थी? दीवार होती थी। एकदम से मुख्य आंगन में नहीं जा सकते थे, अपने को मुड़ के मुख्य आंगन की तरफ जाना पड़ता था। घर में कमरे होते थे, कमरे के 2 मंजिला मकान के साक्ष्य मिले। तो ऊपर की मंजिल से नीचे पानी निकासी के लिए लकड़ी के तनों का खोखला करके प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा पक्की नालियां मिली है। किसकी मिली है? अपने लकड़ी की पक्की नालियां मिली है। नालियां क्या होती थी? ढकी हुई होती थी। घरों में कुएं के साक्ष्य मिले। उसके अलावा जो नगर, 2 टीले बताए थे मैंने आपको, नगर टीला और दुर्ग टीला। पश्चिम में जो था वो दुर्ग टीला था, और वो थोड़ा अपने जमीन से ऊपर उठा हुआ था, और जो नगर टीला था वो नीचे था और पूर्व में था। नगर टीले में कौन रहते थे? सामान्य जन रहते थे। और जो उसके अलावा जो दुर्ग टीला होता था उसमें क्या होता था? प्रशासनिक कार्य होता था और प्रशासनिक लोग निवास करते थे। ठीक है। उसके अलावा कालीबंगा की जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ठीक है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको लास्ट में लिखा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। अब आप एक चीज कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कभी कोई सिंधु घाटी सभ्यता बोल देता है, कभी कोई हड़प्पा सभ्यता बोल देता है, कभी कोई सिंधु सभ्यता बोल देता है। मैं आपको इसका क्लियरिफिकेशन कर देता हूं। सबसे पहले जो स्थल खोजे गए वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थे, तो इसलिए इसको सिंधु सभ्यता बोला गया। परंतु बाद में कालांतर में और भी है ना इनके खोज हुई। अब जो खोज हुई वो सिंधु के आसपास में उसकी दूसरी नदियों के, सहायक नदियों के किनारे हुआ, तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलने लग गए। अब उसके बाद में जब स्वतंत्र हुआ भारत, उस टाइम भारत और पाकिस्तान अलग हो गया, और भारत के और जो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर उस टाइम तक खोजे हुए थे वो तो सिंधु घाटी के पास में थे, पर उसके बाद में जो भी पुरातत्व स्थल खोजे गए तो अधिकतर पुरातत्व स्थल राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है, हरियाणा। तो यहाँ पे तो कोई सिंधु नदी नहीं है, तो इसको फिर जो इतिहासकार है उन्होंने सोचा इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना कहाँ तक सही है, तो उन्होंने इसका नाम बदल के कर दिया। आजकल सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबने कह दिया कि भाई सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता तीनों एक ही है। ठीक है जी। अब अपन इसका रिवीजन हो गया, अब अपन एक और स्थल पढ़ते हैं।
अब अपन एक छोटा सा स्थल पढ़ लेते हैं क्योंकि समय काफी हो गया है, तो इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन एक बड़ा जगह पढ़ेंगे बेराट। अभी अपन एक छोटी पढ़ लेते हैं बागोर, ये छोटा सा ही है। आपको बैराट पढ़ाऊंगा, उसमें मैं काफी बाबरू अभिलेख वगैरह वो पूरा समझाऊंगा, तो उसमें समय लगेगा। तो अपन पहले बागोर पढ़ लेते हैं। बागोर स्थिति भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। आपको ध्यान रखना है, नदियां याद रखनी है, कौन सा शहर किस नदी, कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे मिला है, क्योंकि क्वेश्चन नदियों पे बहुत आता है कि बागोर निम्न में से बागोर स्थित है, 3-4 नदियों के नाम दे देगा, चंबल, कोठारी, बेड़च और एक और कोई भी नदी दे देगा, बाणगंगा। तो आपको उसमें से निकल बताना है। अगर उसको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो इधर 4 सभ्यता दे देगा, इधर 4 नदियां दे देगा, 4 सभ्यता को 4 नदियों को आपस में मिलान करना दे देगा। तो आपको अगर पता होगा तो ही मिला पाएंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखना, आपको नदियां ध्यान रखनी है। उसके बाद में इसके खोजकर्ता का नहीं पूछा जाता, इसका उत्खनन करता इंपॉर्टेंट है, वो अपने को याद रखना है। बागोर का उत्खनन करता कौन है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। कब किया गया इसका उत्खनन? 1967 से लेके 1969। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं। इसका कालक्रम जो है, बागोर सभ्यता, बागोर है वो पूरा जो प्राक ऐतिहासिक काल, अद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, तीनों का वो करता है, तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका समय क्या है? 3000 बीसी से 500 बीसी। तो ये जो सभ्यता है वो काफी लंबे समय तक रही, इसलिए पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, या इसको प्रथम साक्ष्य भी यहीं से ही प्राप्त हुए, पशुपालन। और कौन सा पशु था जिसको मनुष्य ने सबसे पहले पाला था? कुत्ता, स्वान। उसके बाद में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। आपको एक बात ध्यान रखनी है, कई जगह पूछा जाता है प्राचीनतम और कई जगह अपन लिखा देते हैं प्रथम। आप एक बात ध्यान रखना, जहां पे भी प्राचीनतम लिखा हुआ आ रहा है उसका मतलब उसका संबंध प्राक ऐतिहासिक काल से है, और प्रथम है तो उसका मतलब उसका संबंध या तो अगर ऑप्शन में है तो प्राक ऐतिहासिक काल से, नहीं तो उसके बाद में उसको अपन ऐतिहासिक काल या अध ऐतिहासिक काल से, अधो ऐतिहासिक काल से उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से 14 तरह की कृषि के साक्ष्य, 14 तरह की कृषि के साक्ष्य यहां से मिले।
बागोर के बारे में इतना ही है। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, बागोर 3000 बीसी से 500 बीसी तक का इसका अस्तित्व रहा। स्थिति क्या है, इसकी सबसे ज्यादा स्थिति पूछी जाती है भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा से 5-7 किलोमीटर दूरी है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है बागोर। उत्खननकर्ता कौन है, वीरेंद्र नाथ मिश्र। विशेषताएं क्या है इसका, इसकी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, बागोर से प्राप्त हुए हैं। पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, लगभग हर 1 साल 2 साल में ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले, बागोर से मिले। और एक बागोर का क्वेश्चन ये भी बताते हैं बागोर किस नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक बात और लिखिएगा नोट लगा के, संस्कृति का संग्रहालय बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज है। अगर आपका फ्रेंड डिस्क्रिप्टिव है और आप कहीं लिखते हैं इसको आरएस मेंस वगैरह में तो काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब अपन ने आज क्या पढ़ा, कालीबंगा पढ़ा, कालीबंगा के बाद में बागोर पढ़ा। अब अपना एक मुख्य जो बड़ा स्थल है वो सबसे बड़ा, इसके बाद में जो एक ही बड़ा स्थल बचा है वो बेराट। उसके बाद में अपन 3-4 छोटे छोटे जो तिलवाड़ा, नोह, उसके अलावा रंगमहल, ये अपन पढ़ेंगे, पर वो 2-2, 3-3 लाइन के ही है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपनी ये प्राचीन सभ्यताएं समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस बात को ध्यान रखना, बागोर वाली आदिम संस्कृति की का संग्रहालय कहते हैं। कल मैंने आपको गणेश्वर का क्या बताया था, पुरातत्व का पुष्कर कहलाता है। उसके अलावा क्या कहलाता है, ताम्रवती सभ्यता की जननी कहलाता है। उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था आहड़, आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी, धूलकोट, उसके अलावा और क्या बोलते हैं, कोट और गोरे की सभ्यता, और आगाटपुर की सभ्यता। ये किसको क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा का अन्य नाम क्या है, दीनहीन बस्ती। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ बहुत पूछा जाता है, काली चूड़ियां। तो आप ये बात को ध्यान रखना। अब कल अपन नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति, और उसके बाद में अपन राजवंश शुरू करेंगे। फिर जब राजवंश खत्म हो जाएंगे तब मैं एक बार आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा अभिलेख। राजस्थान के जितने भी अभिलेख हैं वो अभिलेख मुख्य किसमें क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, वो आपको करवाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच। और आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और आपका अगर कोई क्वेरी हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।